हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिंदी की पेडागोजी। ठीक है, आज की जो मैराथन क्लास है वो हिंदी पेडागोजी स्पेशल है। यानी आपके जो हिंदी के पेपर में जितने भी पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, आज की क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके कन्फर्म हो जाएँ। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी पेडागोजी में वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो क्लास को ध्यान से देखिएगा। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। ठीक है, यानी जो प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं उनको भाषा सिखाने का जो सबसे अच्छा उद्देश्य है वो कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। यानी जो भाषा सिखाने का सबसे पहला या सबसे अच्छा जो उद्देश्य होता है क्या मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना होता है, या फिर कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलताओं का विकास करना, या फिर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, या फिर अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। ये ऑप्शन सही होगा कि जो प्राइमरी स्तर पे जो बच्चों को भाषा सिखाने का उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो बच्चे हैं वो अपनी बात को दूसरों के समक्ष जो है अभिव्यक्त कर पाएँ, अपनी बातों को जो है दूसरे के सामने रख पाएँ। ठीक है, उसमें जो है उनको अच्छी कुशलता मिल पाए। ठीक है, वो जो है दूसरों से बात करने का या अपनी बात को जो है अभिव्यक्त करने का जो कुशलता है उसका विकास हो पाए। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, यानी प्राइमरी लेवल पे जो शिक्षा होता है बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है उसका लेवल क्या होना चाहिए, उसका माध्यम क्या होना चाहिए, किस माध्यम से बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। अंग्रेजी में यानी कि अंग्रेजी माध्यम से, हिंदी माध्यम से, या बालक के मातृभाषा में, या फिर संस्कृत में। ठीक है, तो जो प्राथमिक स्तर होता है उसमें जो शिक्षा देने का जो माध्यम होना चाहिए वो होना चाहिए बालक के मातृभाषा में। यानी कि जो भी बच्चे की मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो उसको सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। तो उसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता को विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, जो बच्चे होते हैं उसमें जो भाषा प्रयोग करने की दक्षता होता है उसको विकसित करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है। पहला है कि उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, दूसरा है कि उन्हें कविताएं याद हो, तीसरा है कि उन्हें मुहावरे याद हो, और चौथा भी किसी वक्ता के साथ रहते हों। तो जो बच्चे होते हैं उसमें जो भाषा प्रयोग करने की दक्षता तभी आती है जब उन्हें जो है सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। ठीक है, बच्चों को जो है कोई भी चीज़ सुनने की और उनको बोलने की, अगर कोई भी बच्चा है वो चीज़ों को सुनता है और साथ में जो भी उसके माइंड में चल रहा है उसको बोलने की आज़ादी होती है तो भाषा प्रयोग में उसकी जो दक्षता है वो ऑलरेडी विकसित हो जाती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी 2005 इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य। ठीक है, यानी जो पठन कौशल है उससे क्या मतलब है। पहला है शुद्ध उच्चारण करना, दूसरा है अक्षरों को पढ़ना, तीसरा है समझ के साथ पढ़ना, और चौथा है कठिन वाक्यों को पढ़ना। तो जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी 2005 ये कहता है कि जो चीज़ें बच्चे पढ़ें वो जो है रटे ना बल्कि क्या करें समझ के साथ पढ़ें। ठीक है, चीज़ों को समझें। जैसे कि पहले क्या होता था, जो सीटेट का एग्जाम होता था तो उसमें क्वेश्चन जो आते थे बहुत इजी आते थे, उसमें बच्चे रट के जाते थे, वही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछ लिए जाते थे। ठीक है, लेकिन अब जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें क्वेश्चन तो आते वही हैं आपका जो, लेकिन उसका जो लैंग्वेज होता है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है उसकी। ठीक है, वो पूछने का तरीका अलग हो जाता है। तो वहाँ पे अगर आप रट के जाते हैं क्वेश्चन को तो वहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप वहाँ पे क्वेश्चन को आप समझ के जाते हैं तो आप वहाँ पे आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो चीज़ों को जो है समझ के साथ पढ़ना, इस चीज़ को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 इस चीज़ को बढ़ावा देती है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत है।
यानी कोई भी विद्यार्थी है अगर उसके सामाजिक परिवेश पर उसकी भाषा का प्रभाव पड़ता है तो ये कौन सा सिद्धांत है। ठीक है, पहला है साहचर्य का, दूसरा है अनुबंध का, तीसरा है अनुकरण का और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, समाज में जो भी भाषा बोला जाता है उस चीज़ को वो अनुकरण करते हैं, तब वो चीज़ों को सीख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा कि जो विद्यार्थी हैं वो अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने आसपास के चीज़ों से जो है, जो लैंग्वेज होती है उसको जो है अनुकरण करके ही सीखते हैं। तो ये जो सिद्धांत है वो अनुकरण का सिद्धांत, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डैश का माध्यम है। ठीक है, जो भाषा है वो सिर्फ अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं है बल्कि ये किसी और चीज़ का भी माध्यम है, तो ये बताना, यहाँ पे डैश को जो है फिल करना है। पहला है लिखने का, जो भाषा है वो जो है अभिव्यक्ति का माध्यम साथ ही लिखने का माध्यम है, ये बताना है, या फिर दूसरा पढ़ने का, या फिर बातचीत, या फिर सुनने का। तो जो भाषा है वो अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं है बल्कि बातचीत करने का भी एक जो है माध्यम माना जाता है। ठीक है, कन्वर्सेशन का भी जो है माध्यम माना जाता है भाषा, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुज 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, वह निबंध लिखते समय किताब से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है, इसका सबसे कमजोर कारण हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो अनुज है वो निबंध को भी रट लेता है, यानी जो किताब में लिखी हुई है उसी को पूरा वो रट लेता है। ठीक है, यानी रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है, तो इसका सबसे कमजोर कारण क्या हो सकता है ये बताना है। ठीक है, पहला है कि उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, दूसरा कि उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, तीसरा दिया हुआ कि संरचनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, और चौथा है कि उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो मौखिक भाषा बहुत कमज़ोर है तभी वो रटी हुई भाषा का यूज करता है निबंध लिखने में। ठीक है, तो उसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि जो उस बच्चे का जो है मौखिक भाषा बहुत ही कमज़ोर है, बोल नहीं पाता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। ठीक है, ये बताना कि कौन सी ऐसी भाषा है जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है, सहायता करती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि अप्रत्यक्ष विधि, दूसरा है प्रत्यक्ष विधि, तीसरा है अनुवाद विधि और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो भाषा है जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायता करती है वो है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि किसी जो मातृभाषा होता है उसको मध्यस्थ बनाए बिना वो जो है दूसरी लैंग्वेज को, दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है, सहायता करती है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौखिक अभिव्यक्ति दोष है, किस चीज़ का दोष है जो मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि जो बच्चा बोल नहीं पाता है वो किस वजह से बोल पाता है, इसमें कौन कौन सी अभिव्यक्ति है जो कि मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है ये बताना है। ठीक है, पहला है तुतलाना, दूसरा हकलाना, तीसरा नाक केवल बोलना और चौथा ये सभी। तो जो तुतलाना यानी वो भी जो बोलता है यानी मौखिक तरीके से बोलता है तभी उसको तुतलाना होगा, हकलाना भी ये हो गया, नाक केवल बोलना ये सभी। जो फोर्थ ऑप्शन ये सही होगा क्योंकि ये जो तीनों चीज़ें ये मौखिक अभिव्यक्ति के दोष कहे जाते हैं। ठीक है, यानी जो बच्चा बोलता है तो उसमें तुतलाने का दोष होता है, हकलाता है और नाक केवल बोलता है तो वो जो है ये मौखिक अभिव्यक्ति के दोष है, तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि एक जो है शिक्षक है जो कि भाषा पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है ये बताना है। ठीक है, पहला है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, दूसरा है कि भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर व्यवहार अपनाना, तीसरा है भाषा की पाठ्यपुस्तक और चौथा है भाषा का आकलन। तो हमने आप सभी को एक चीज़ बताई है कि जहाँ पे अवसर की बात आ जाए वो हमेशा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, अवसर की बात तो आई है, साथ में बच्चों को अवसर देने की बात आई वो भी भाषा प्रयोग में। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला ऑप्शन ही सही होगा। तो आप अगर पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड अगर याद किए हैं या फिर आपने उसका वीडियो देख लिया है, आपको पता है कि पॉजिटिव वर्ड क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड क्या होते हैं, तो आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि जो भाषा शिक्षक है उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के वो अवसर उपलब्ध कराएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनावादी कक्षा में भाषा अधिगम किस पर आधारित होना चाहिए। पहला है व्याकरणिक इकाइयों की ड्रिल और अभ्यास पर, दूसरा है शिक्षक द्वारा सुझाई गई पाठ्यपुस्तक को पढ़ाकर,
तीसरा है कि यह मान्यता है कि भाषा सभी सीखी जा सकती है जब शिक्षक विद्यार्थी को भाषा सिखाए। तीसरा है यहाँ पे दिया हुआ कि जब शिक्षक विद्यार्थी को भाषा सिखाए तभी सीखी जा सकती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और चौथा है कि विद्यार्थियों के पूर्व अनुभवों को आधार बनाकर प्रामाणिक कार्यों द्वारा नवीन ज्ञान की खोज पर। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि जो विद्यार्थी हैं उनके पूर्व अनुभवों को आधार मान के जो पहले के जो उन्होंने पहले से सीखी है उसको आधार बनाकर जो प्रामाणिक कार्य हैं और उनके द्वारा जो नवीन खोज किए जाते हैं उनको जो है ध्यान दिया जाए। तो इसका जो है फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश है। यानी जो पाठ है, कोई भी पाठ है, उसके अंत में जो अभ्यास और गतिविधियां दी जाती हैं उसका उद्देश्य क्या है, किस वजह से जो है हर पाठ के बाद में जो है अभ्यास और गतिविधियां दी हुई होती है, उसका क्या उद्देश्य है। पहला है भाषा का विस्तार करना, दूसरा सृजनात्मकता का विस्तार करना, और चौथा कि बच्चों की अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, और चौथा प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। ठीक है, यानी निगेटिव यहाँ पे ध्यान देना है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव ध्यान देना कि क्या नहीं है। तो भाषा का विस्तार करना तो ये है, इसका उद्देश्य होता है। दूसरा कि सृजनात्मकता का विस्तार करना, ये भी उद्देश्य है। तीसरा कि बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, ये ऑप्शन भी है। चौथा है कि प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो जहाँ पे याद कराने की बात है वो ऑप्शन हमेशा निगेटिव होगा, और यही ऑप्शन निगेटिव है और यही ऑप्शन आपका सही होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, यानी कोई एक शिक्षक है जो कि भाषा पढ़ा रहे हो तो उनमें जो है कौन सी चीज़ें जरूरी नहीं है कि वो होनी ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव ध्यान देना या निगेटिव पूछ रहा है। पहला है व्याकरण का ज्ञान, दूसरा है सुंदर लेख, तीसरा है विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, और चौथा रसायनों का ज्ञान होना। तो जो भाषा शिक्षक होते हैं जरूरी नहीं कि उनको विज्ञान का यानी रसायन विज्ञान का या रसायनों का जो है ज्ञान जरूरी ही नहीं है कि उनको होना चाहिए। ठीक है, उनको अगर व्याकरण का ज्ञान है, सुंदर लेख का ज्ञान है, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान है, तो वो जो एक भाषा शिक्षक का जो है ये जरूरी है, उनके लिए जरूरी है कि सारी चीज़ें हों, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रसायनों का ज्ञान भी होना जरूरी है भाषा शिक्षक को। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले, यानी जो बच्चे होते हैं विद्यालय आने से पहले उसमें क्या चीज़ें होती हैं ये बताना है। ठीक है, पहला है भाषा के चारों कौशलों पर पूरा अधिकार रखते हैं, यानी जो बच्चे हैं वो विद्यालय आने से पहले भाषा के जो चारों कौशल होते हैं उन पर पूरा अधिकार रखते हैं। दूसरा कि अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। तीसरा है कोरी स्लेट होते हैं, और चौथा है भाषा को समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे होते हैं वो विद्यालय आने से पहले इतने ज़्यादा कुशल नहीं या कौशल से पूर्ण नहीं हो जाते कि उनको सारे कौशल याद हो जाते हैं, तो ये ऑप्शन गलत होगा। दूसरा है कि अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, ये बिल्कुल सही है कि उनकी जो मातृभाषा होती है, जो घर की भाषा होती है, उस चीज़ को सीख के आते हैं। ठीक है, तो और तीसरा है कि कोरी स्लेट होते हैं, तो बच्चे जो है कोरी स्लेट नहीं होते, वो कुछ ना कुछ सीख के ही विद्यालय जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। निगेटिव पूछ रहा है कि जो हिंदी भाषा है उसमें आकलन किया जाता है उसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, पहला है बच्चों की भाषागत त्रुटियों का ही पहचान करना, दूसरा है कि बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, यानी कि जो बच्चों की भाषा प्रगति है उसको अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। तीसरा है कि भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, और चौथा है कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। ये जो है फोर्थ ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको निगेटिव बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव है कि बच्चों की भाषागत त्रुटियों का ही पहचान करना, ये तो आपका सही है। ठीक है, दूसरा है कि बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। ये क्यों हम बताएंगे कि बच्चे की भाषा प्रगति उनके अभिभावक से और शिक्षक से बताएंगे, तो ये ऑप्शन गलत है कि बच्चे की जो भाषा प्रगति है उसको अभिभावक और अन्य शिक्षकों से बताने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये उसका उद्देश्य नहीं है, ये ऑप्शन निगेटिव है और निगेटिव का ऑप्शन निगेटिव ही सही होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ डैश के माध्यम से ही विकसित होती है। ठीक है,
यानी जो जीन पियाजे हैं उनके अनुसार जो भाषा होती है वो अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ यानी जो वातावरण है उसके साथ किस माध्यम से विकसित होती है। पहला है अंतःक्रिया, दूसरा सामंजस्य, तीसरा अलगाव और चौथा टकराव। तो जो भाषा होती है वो जो वातावरण होता है उसके साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। जो प्राइमरी लेवल पे जो बच्चे होते हैं उनको भाषा का जो आकलन किया जाता है उसका क्या उद्देश्य है। पहला है उसकी पठन क्षमता का आकलन, दूसरा है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, तीसरा है उसकी लेखन क्षमता का आकलन और चौथा है उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। ठीक है, तो जो प्राइमरी लेवल पे बच्चों की जो भाषा का आकलन किया जाता है उसका जो उद्देश्य होता है वो होता है कि वो जो बोल रहा है उसकी कुशलता का, ये उसकी कितनी कुशलता है, वो कितना कुशल है बोलने में। ठीक है, तो उसकी बोलने की जो कुशलता है उसका आकलन करना जो है सबसे जो है भाषा आकलन करने का उद्देश्य माना जाता है। तो उसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। जो भाषा सिखाने का सही क्रम होता है वो कौन सा है। ठीक है, पहला है बोलना, श्रवण करना यानी सुनना, पढ़ना और लिखना, ये जो है पहला क्रम है। दूसरा है कि श्रवण करना यानी सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ठीक है, और तीसरा है कि बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, फिर लिखना। चौथा है कि श्रवण करना, पढ़ना, बोलना और लिखना। तो जो भाषा सिखाने का सही क्रम होता है वो होता है सबसे पहले सुनना। ठीक है, सबसे पहले सुनता है कोई भी बच्चा, उसके बाद बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। तो उसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जो कि भाषा सिखाने का सही क्रम है। सबसे पहले श्रवण करना यानी सुनना किसी भी चीज़ को, उसके बाद बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, ये जो है सही क्रम है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। जो दृश्य और श्रव्य साधन का उपयोग किया जाता है भाषा कक्षा में उसका उद्देश्य नहीं है, ये बताना है। ठीक है, पहला है आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना। ये तो उद्देश्य होता है कि जो भी आधुनिक तकनीकी है उसको कक्षा में जो है जो क्लास होता है उसमें लाया जाए बच्चों के साथ। ठीक है, दूसरा है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकता का ध्यान रखना। ये भी ऑप्शन सही है कि जो भाषा कक्षा होता है या भी कोई भी क्लास हो उसमें जो है सभी बच्चों की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको ध्यान रखना होता है। तीसरा है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। ये ऑप्शन में बिल्कुल सही है कि जहाँ भी कोई भी चीज़ सिखाई जा रही है, बच्चा सीख रहा है, तो उस प्रक्रिया को जो है इंटरेस्टिंग बनाना। तो ये ऑप्शन भी सही है। और फोर्थ है कि विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा कि विद्यालय प्रमुख के निर्देश का हम पालन करें। किसी भी चीज़ में कोई भी टीचर हो वो विद्यालय प्रमुख के निर्देश को पालन नहीं कर सकता। कोई भी विद्यालय प्रमुख जो है किसी भी टीचर को या बच्चे को अपना निर्देश नहीं दे सकता। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन निगेटिव है और यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। ठीक है, ये बताना है। पहला है वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास के द्वारा, दूसरा है त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, तीसरा है कि वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर और चौथा है त्रुटियों की उपेक्षा करके। ठीक है, तो जो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा वो होगा कि वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास के द्वारा जो वर्तनी संबंधी त्रुटियां हैं उनका हम निवारण कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि जो भी चीज़ें हम लिखा रहे हैं या जो भी चीज़ें बच्चों को सिखा रहे हैं तो सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि बच्चा जो है शुद्ध उच्चारण करे। उसके बाद जो भी चीज़ हैं उनको लिखने का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करवाएं, तो जो है वहाँ पर जो बच्चों की लिखने से संबंधित जो त्रुटियाँ हैं वर्तनी से संबंधित वहाँ पर वो क्लियर हो जाएंगी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है। ठीक है, यानी कोई भी पठन सामग्री है उसको अगर कोई भी व्यक्ति या बच्चा जो है बारीकी से पढ़ रहा था उसका क्या अर्थ होता है, उसका क्या मतलब होता है कि किस वजह से वो जो है बारीकी से पढ़ रहा है। ठीक है, पहला है पठन सामग्री में है क्या यह जानना, दूसरा है कि पठन में रुचि उत्पन्न करना, तीसरा है कि विशिष्ट सूचना ढूंढना और चौथा है कि पठन सामग्री की प्रामाणिकता को जांचना।
तो कोई भी बच्चा अगर किसी भी पठन सामग्री को यानी किताब को या फिर न्यूज़पेपर को या फिर कोई भी जो पढ़ने का सामग्री है, पढ़ने की जो चीज़ है, उसको अगर बारीकी से पढ़ रहा है तो उसका मतलब ये है कि कोई भी विशिष्ट सूचना है जो उसे वो ढूंढ रहा है। ठीक है, कोई जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे जिसको वो बारीकी से पढ़ रहा है, इसलिए कि वो चीज़ें जो है मिल जाए, वहाँ पे ढूंढ रहा है। तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्डों का वह समूह जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उन्हें कहा जाता है। यानी वर्डों का एक ऐसा समूह जिसमें से कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उनको क्या कहा जाता है। पहला शब्द, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड समूह और चौथा वक्तव्य। तो जो वर्ड होते हैं या वर्ड के समूह होते हैं जिससे जो है एक निश्चित अर्थ निकलता है उसको क्या कहा जाता है, उसको शब्द कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी भाषा शिक्षण के समक्ष चुनौतियां हैं। यानी जो हिंदी भाषा शिक्षण है उसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं ये बताना है। ठीक है, पहला है कि भाषा शिक्षण संबंधी उपागम का अभाव, दूसरा है कि शुद्ध उच्चारण की समस्या, तीसरा है शुद्ध लेखन की समस्या और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो जो भाषा शिक्षण है उसमें अगर कोई भी टीचर जो है पढ़ा रहा है तो उसमें ये सारी चुनौतियाँ आती हैं कि उसमें भाषा शिक्षण संबंधी जो उपागम उनका अभाव होता है उसकी जो चुनौतियाँ आती हैं, दूसरा कि शुद्ध उच्चारण की समस्याएं आती हैं, बच्चे हैं शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तीसरा कि शुद्ध लेखन की बच्चे बहुत सारे हैं ऐसे होते हैं जो कि शुद्ध लिख नहीं पाते हैं, तो ये चुनौती आती है, और डी है उपर्युक्त सभी। तो ये सारे जो है ये सारी चुनौतियां जो है एक भाषा शिक्षण के समक्ष जो है आती हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा। कौन सा ऐसा परिवेश हो जिसमें कि बच्चों को जो भाषा विकास है वो जो है बाकी चीज़ों से बेहतर होगा। ठीक है, पहला है कि संयुक्त परिवार जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, दूसरा है आधुनिक तकनीक से लैस कक्षा जहां भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होता है, तीसरा कि शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मानक भाषा का प्रयोग आ गया तो ये ऑप्शन वैसे भी गलत होगा, डी तो गलत ही है। बी है कि आधुनिक तकनीक से लैस कक्षा। ठीक है, आधुनिक तकनीक से कक्षा को लैस कर सकते हैं लेकिन जहाँ पर प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होता हो, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा कि जो है आधुनिक तकनीक से लैस भी हो और प्रयोगशाला का निरंतर जो है हमेशा प्रयोग होता हो। तो ये ऑप्शन जो है भाषा विकास के लिए बेहतर नहीं है, बल्कि ये है कि संयुक्त परिवार जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। यानी कि ऐसा परिवार जो कि संयुक्त परिवार है उसमें जो है उनके मम्मी पापा यानी पेरेंट्स, दादी दादा, बुआ बहन, चाचा चाची, जो सारे जितने भी सदस्य हैं उस परिवार के सभी जो है बच्चों के साथ आपस में बातचीत करें। ठीक है, तब वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनका भाषा विकास बहुत अच्छे तरीके से बेहतर होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। यानी प्राइमरी लेवल पे जो भाषा सिखाने का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे अच्छा जो संसाधन है वो कौन सा है। पहला है कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है बाल साहित्य, तीसरा है समाचार पत्र और चौथा है टेलीविज़न। तो कंप्यूटर तो भाषा सिखाने का माध्यम हो नहीं सकता, समाचार पत्र भी प्राइमरी लेवल पर नहीं हो सकता, टीवी भी नहीं होगा, बल्कि होगा बाल साहित्य। बाल साहित्य जो होता है उसमें क्या होता है कि बच्चों से संबंधित उसमें चित्र होते हैं, कहानियाँ होती हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। ठीक है, तो वो जो है भाषा सिखाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती, काफ़ी जो है हेल्प करती हैं। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा प्राइमरी लेवल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, किसी भी बच्चे को जो भाषा प्रयोग की जो दक्षता लानी है वो उसमें जो है सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है। पहला है कि उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, दूसरा है कि उन्हें कविताएं याद हो, तीसरा है कि उन्हें मुहावरे याद हो, चौथा है वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही है कि उन्हें बोलने और सुनने की पूरी आज़ादी हो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रिपीट भी हो गया बट सही है, इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सचिन किताब पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह किस बीमारी से ग्रस्त है। यानी पढ़ते समय, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि वो किताब पढ़ते समय उसको प्रॉब्लम हो रही है तो वो कौन सी बीमारी से ग्रसित है। ठीक है, पहला है अफेजिया, दूसरा है डिसकैल्कुलिया, तीसरा है डिसलेक्सिया और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ पर पढ़ने से संबंधी कठिनाई की बात आ जाए वहाँ पे होगा हमेशा डिसलेक्सिया। ठीक है, वो बच्चा जो है यानी सचिन जो है वो डिसलेक्सिया बीमारी से ग्रसित है, तभी वो किताब को पढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे। तो आपकी एक कक्षा है उसको समावेशी माहौल देना है, ठीक है, तो उसमें जो है उस चीज़ में आपको कौन सा सबसे अच्छा तरीका होगा, किस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे। ठीक है, पहला है विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव प्रयोग करना। ठीक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना। तीसरा है कि विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करना। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन की जो विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधन हैं या फिर वस्तुएं हैं उनको आवश्यकता अनुसार जहाँ पर उनकी ज़रूरत पड़े वहाँ पर उसका जो है प्रयोग करें, ना कि सदैव करें। ठीक है, तो जहाँ पे अगर बच्चा जो है समावेशी कक्षा है आपका और बच्चे वहाँ पे अगर दृश्य से संबंधित संसाधनों की जरूरत है तो उसका यूज करें। जहाँ पे सुनने से संबंधित संसाधनों की जरूरत है वहाँ पे सुनने से संबंधित संसाधनों का यूज करें। ठीक है, कहने का मतलब कि विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करें। ठीक है, तो जो है इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन है कि चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। सही कथन बताना है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। पहला ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है कि जो बच्चे होते हैं उसमें भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। और दूसरा है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता नहीं होती। ये ऑप्शन गलत होगा कि जो बच्चे होते हैं उनमें भाषा सीखने की क्षमता होती ही नहीं है, तो ये गलत है। तीसरा है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती है। ऐसा नहीं कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं सीमित होती हैं, तो सी ऑप्शन भी गलत है। चौथा है कि बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी है, ये सिखाना जरूरी है। ये ऑप्शन भी गलत है। जरूरी नहीं कि बच्चों को व्याकरण ही सिखाया जाए। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन सही होगा कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती। बच्चे जो है जन्म से के बाद यानी परिवार में रह के भाषा सीख जाते हैं, उनमें जो है क्षमता होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों से होने वाली त्रुटियों से क्या अभिप्राय है। जो बच्चे होते हैं उनसे जो त्रुटियां होती हैं उनसे क्या मतलब है, क्या अर्थ है उनका। ठीक है, पहला है त्रुटियां सीखने का संकेतक होती हैं। दूसरा कि त्रुटियां भाषा अधिगम को बाधित करती हैं। तीसरा है कि त्रुटियों में उसी समय संशोधन कर देना चाहिए। और चौथा है कि त्रुटियों की पहचान कर उनको करने से रोकना चाहिए, यहाँ पे रोकना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही है वो होगा कि त्रुटियां सीखने का संकेतक होती हैं। त्रुटियों को कभी जो ये नहीं समझना चाहिए कि जो है वो सीखने को बाधित करती हैं या फिर उसमें संशोधन होगा या फिर उनको रोकना चाहिए त्रुटियां करने से। बच्चे जो त्रुटियां करते हैं वो होता है त्रुटियां सीखने का संकेतक होती हैं। जब तक त्रुटियां करेंगे नहीं बच्चे, गलतियां करेंगे नहीं, वो सीखेंगे कैसे। तो इसका मतलब यही होता है त्रुटियों का कि त्रुटियाँ जो हैं यानी जो गलतियाँ हैं वो सीखने का संकेतक होती हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय पाठ्यक्रम में मातृभाषा का स्वरूप है। जो विद्यालय का पाठ्यक्रम होता है उसमें जो मातृभाषा होता है उसका क्या स्वरूप है। पहला कि प्रथम स्वरूप में वह स्वयं का विषय है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ कि प्रथम स्वरूप में यह जो है स्वयं का विषय है। और दूसरा है कि द्वितीय स्वरूप में यह विषयों को पढ़ाने का माध्यम है। तो ये जो है पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो सी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा कि जो भाषा का सतत और व्यापक मूल्यांकन है उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। ठीक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा कि अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना। तीसरा बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना। और चौथा मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो होगा पहला कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। उनकी जो सीखने की प्रक्रिया है उसको सबसे पहले टीचर समझे, उसके बाद जो है जो उपयुक्त हो वो शिक्षण प्रक्रिया को अपनाए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा हो सकती है। यानी जो घर की भाषा होती है वो विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा यानी कि दोनों जो है कैसे हो सकती है, एक साथ हो सकती है, नहीं हो सकती हैं। पहला है समान हो सकती हैं। दूसरा सदैव अलग हो सकती हैं। तीसरा कि सदैव टकराहट से गुजरती है। चौथा सदैव एक समान होनी चाहिए। तो जो घर की भाषा है उसको विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा में जो है एक समान हो सकती हैं। ठीक है, दोनों जो है एक समान हो सकती है। मतलब घर की भाषा को हम विद्यालय में उसको पढ़ाने के लिए उसको अवसर दे सकते हैं। उसको जो है ये नहीं कर सकते, प्रतिबंधित नहीं कर सकते कि आप घर की भाषा को स्कूल की भाषा में मत जोड़िए या स्कूल में जो है ये ऐसी भाषा यूज मत करिए। ठीक है, यानी कि जो बच्चे की मातृभाषा होती है उसको हम विद्यालय में जो है उसको
सम्मान दे सकते हैं, उसको जो अवसर दे सकते हैं बोलने के लिए। तो ये जो दोनों भाषा है वो एक समान हो सकती है, इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, यानी प्राथमिक कक्षा में अगर आप भाषा शिक्षक हैं तो आपकी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका कैसी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है कि बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, पहला ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा है बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। और चौथा है कि कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है जहाँ पे जो है अवसर की बात करी गई है कि बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाए जाए, वो जो है भाषा शिक्षक के नाते जो है आपकी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए ये यही होनी चाहिए कि बच्चों को भाषाई क्षमता के विकास के लिए कई तरह के या तरह तरह के अवसर जो है वो जुटाने चाहिए। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक लेवल पे जो हिंदी भाषा शिक्षण उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है। पहला है उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, दूसरा है कि व्याकरणिक नियमों का स्मरण, तीसरा है कि भाषा प्रयोग के अवसर और चौथा है पाठ्य पुस्तकें। ठीक है, तो यहाँ पे अवसर की बात करी गई वो भी भाषा प्रयोग में और प्राथमिक स्तर पे, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो यह है कि भाषा प्रयोग का ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिया जाए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भाषा बोलने का अवसर दिया जाए। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा आधारित होनी चाहिए। जो बच्चे होते हैं प्राथमिक लेवल के, उनका जो शुरुआती भाषा वो किस पे आधारित होनी चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं कि परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत, दूसरा है टीवी पर देखे जाने वाले 15 मिनट के कार्टून कार्यक्रम, तीसरा है कि घर के काम हो गया यहाँ पे में व्यय किए जाने वाले समय, और तीसरा है टीवी पर 15 मिनट सुने जाने वाले समाचार। तो ये ऑप्शन तो आपके बिल्कुल भी नहीं होंगे, बल्कि ये होगा कि परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण जो बातचीत होती है वो जो है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो शुरुआती भाषा होती है उसमें वो काफ़ी हेल्प करती है। ठीक है, परिवार के साथ वो रहता है तो जिस प्रकार से जो है उसके परिवार के लोग जिस तरीके से बातचीत करेंगे उस तरीके से बच्चों में जो है वो भाषा डेवलप होगी। ठीक है, उन्हीं से बच्चे जो है सीखते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम डैश ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। ठीक है, यानी जो प्राथमिक लेवल के जो बच्चे होते हैं उनमें संप्रेषण का जो माध्यम वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, पहला है प्रदेश की भाषा, पहला ऑप्शन है, दूसरा दिया हुआ है कि अंग्रेजी, तीसरा हिंदी और चौथा है मातृभाषा। तो प्राथमिक लेवल पे प्राथमिक स्तर में जो शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम होना चाहिए वो होना चाहिए मातृभाषा में। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, जिसके माध्यम से क्या होता है कि बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वो क्रियाशील होता है। ठीक है, वो अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को जो है व्यक्त करता है तो उसका जो माइंड है वो डेवलप होता है और एक्टिव होता है चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सड़क को सरक बोलते हैं। ठीक है, यानी जो सड़क है उसको सरक बोलते हैं। इसका सबसे संभावित कारण, किस कारण से सड़क को सरक बोलते हैं। पहला है लापरवाही का होना, दूसरा है कि उनकी मातृभाषा का प्रयोग, तीसरा है उन्हें हिंदी ना आना और चौथा है कि सुनने में समस्या। तो जो किसी भी शब्द को अगर वो अलग तरीके से बोलते हैं, यानी सड़क को अगर वो सड़क बोलते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा कि उसकी जो मातृभाषा है वो जिस क्षेत्र में रह रहा है वहाँ की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में सड़क को सड़क ही बोलते हैं। जब वहाँ के ज़्यादातर लोग इस शब्द को बोलते हैं तो वो भी धीरे धीरे करके वो सीख जाता है। ठीक है, तो वो हमेशा जहाँ पे सड़क रहता है वहाँ पे उसको सड़क बोलता है। तो वो जो है उनकी मातृभाषा का प्रयोग वहाँ पे हो रहा होता है, वो उसका जो है कारण होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय में आते हैं। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो कौन से या कहाँ से जो है प्राप्त बोलचाल की भाषा को लेकर आते हैं विद्यालय में, कहाँ से जो है बोलचाल की भाषा को या कहाँ से भाषा को सीखते हैं। पहला है घर परिवार और दोस्त, दूसरा है घर परिवार और टीवी, दूसरा है घर परिवार और पड़ोसी और चौथा घर परिवार और परिवेश।
तो जो कक्षा के एक बच्चे होते हैं या प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं वो घर परिवार और परिवेश यानी कि जो वहाँ का वातावरण होता है वहाँ से प्राप्त बोलचाल की जो भाषा होता है उस वहाँ के अनुभव को लेकर ही विद्यालय में आते हैं। यानी जो बच्चे भाषा सीखते हैं वो अपने घर परिवार ठीक है और जो है वहाँ का जो वातावरण होता है आसपास का वहाँ से ही वो जो है भाषा को सीख कर विद्यालय में जाते हैं। ठीक है, क्योंकि घर में परिवार में यहाँ जो वातावरण होता है वहाँ में अलग से कोई स्कूल तो बनाया नहीं जाता कि उनको भाषा सिखाया जाए। वो जो जैसा वहाँ का माहौल होता है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को सीख लेते हैं। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षिका होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप भाषा की शिक्षिका हैं यानी आप हिंदी पढ़ा रही हैं तो उस समय जो है व्याकरण पढ़ाते समय आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए। पहला है बच्चों के व्याकरणिक नियमों से अवगत कराना। ठीक है, यानी कि जो बच्चे का व्याकरणिक नियम है उससे अवगत कराना, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि बच्चों के भाषिक संरचनाओं से अवगत कराना, बच्चों को भाषिक संरचनाओं से अवगत कराना। तीसरा है कि बच्चों को वाक्य रचना के नियम बताना और चौथा है कि भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। ठीक है, अगर आप एक भाषा की शिक्षिका हैं और अगर आप व्याकरण पढ़ा रही हैं तो उस टाइम पे आपको ये आपका उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चा जो भाषा यूज कर रहा है उसका सही यूज करे, सही प्रयोग करे। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किस प्रकार के प्रश्न शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सहायक होंगे। ठीक है, कि इनमें से किस प्रकार के प्रश्न शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सहायक होंगे। पहला है एक शब्द वाले प्रश्न, दूसरा है खुले अंत वाले प्रश्न, तीसरा है बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न और चौथा है सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न कूट। ठीक है, तो जो है शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करेंगे वो होंगे बहुविकल्पिक प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्र व्याकरण के माध्यम से करना सीखते हैं, यानी जो व्याकरण होता है उसके माध्यम से कौन सी चीज़ें वो करना सीखते हैं। ठीक है, पहला है ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण, यानी जो है व्याकरण के माध्यम से बच्चे ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं, या फिर विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग, या फिर भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग, और चौथा है कि ध्वनियों में सूक्ष्म अंतर। ठीक है, तो जो बच्चे व्याकरण के माध्यम से सीखते हैं वो सीखते हैं भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग, यानी व्याकरण सीखने के बाद वो जो है भाषा का जो लिखित यानी जो लिखते हैं वो भी शुद्ध लिखने का प्रयोग करते हैं, शुद्ध लिखने लगते हैं, और जो मौखिक रूप से बोलते हैं वो भी कोशिश उनकी जो होती है शुद्ध बोलने की होती है, क्योंकि उनको जो है व्याकरण का ज्ञान हो जाता है। तो जो भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से दोनों जो है उनका शुद्ध प्रयोग करने लगते हैं। ठीक है, व्याकरण सीखने के बाद, तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निगमन विधि है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो निगमन और आगमन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको ना ही हिंदी, आपको संस्कृत के लैंग्वेज में और सीडीपी में भी पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है कई जगह आपका पूछा जाता है, आपका हिंदी में तो पूछा ही जाएगा, साथ में आपका जो संस्कृत लैंग्वेज है उसमें भी आपके ऐसे ही आपका पेडागोजी पूछा जाता है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का जो है अंतर होता है, बस चेंज होता है। बस आपका यहाँ हिंदी होता है, वहाँ पर संस्कृत होता है। क्वेश्चन आपके लगभग आपके सेम टू वैसा ही होंगे। ठीक है, तो जो निगमन विधि है वो क्या है ये बताना है। पहला है नियम बताकर उदाहरण देना, दूसरा है उदाहरण देकर नियम समझाना, और तीसरा है कि भाषा का अनुकरण करने की विधि, और चौथा है बिना उदाहरण दिए भाषा सिखाना। तो जो निगमन विधि होती है उसमें निगमन से समझ जाइए कि पहले नियम फिर उदाहरण। ठीक है, निगमन मीन्स नियम और उदाहरण। ठीक है, तो निगमन विधि की जहाँ भी पूछा जाए तो सबसे पहले ये होगा कि नियम बताकर उदाहरण देना। ठीक है, सबसे पहले नियम बताएंगे उसके बाद हम उदाहरण देंगे, तो वो कौन सी विधि होगी, वो होगी निगमन विधि। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आगमन विधि द्वारा व्याकरण पढ़ाने में कौन से शिक्षण सूत्र कार्य करते हैं। ठीक है, यानी जो आगमन विधि है उसके द्वारा शिक्षण पढ़ाने में कौन सा शिक्षण सूत्र है जो कार्य करता है। ठीक है, पहला है मूर्त से अमूर्त की ओर, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कठिन से सरल की ओर, तीसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, और चौथा है पहला और तीसरा, यानी पहला मूर्त से अमूर्त की ओर और तीसरा है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो आगमन विधि द्वारा जो व्याकरण पढ़ाने का जो सूत्र होता है वो होता है मूर्त से अमूर्त की ओर, सबसे पहला ये होता है, और दूसरा होता है ज्ञात से, यानी जो जानता है बच्चा उससे जो है अज्ञात की ओर, जो नहीं जानता वो बताना।
वो सारी चीज़ें पहले बताना जो बच्चा जो पहले जानता है जिन चीज़ों को, उनके बारे में बताकर फिर हम अज्ञात को बताएंगे, तो बच्चा जो है चीज़ों को पहले सीखेगा। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही होगा, पहला और तीसरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना, ठीक है, ये क्या है ये बताना है। व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, यानी मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है। या फिर दूसरा कि हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तीसरा कि भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। और चौथा है कि केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है। तो जो मुहावरा और लोकोक्तियों का जो प्रयोग होता है वो होता है कि भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, यानी कोई कहीं पे भी अगर आप मुहावरे और लोकोक्तियों का यूज करते हैं तो वहाँ पर जो अभिव्यक्ति होती है भाषा का वो जो है प्रभावशाली बनता है। ठीक है, तो उसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए, यहाँ बनाने होगा, ठीक है, बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जा सकता, निगेटिव बताना है। ठीक है, पहला है कि व्याकरण की पाठ्यचर्या छात्रों के स्तरानुकूल, यानी कि छात्रों के स्तर के अनुकूल बनाना। दूसरा है कि व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से देना। और तीसरा है कि छात्रों को नियम व परिभाषाएं रटने के लिए प्रोत्साहित किया जाना। और चौथा है कि व्याकरण शिक्षण को दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से रोचक बनाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन, क्योंकि जो नियम और परिभाषा उनको रटने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये ऑप्शन निगेटिव है और निगेटिव ही यहाँ पूछ रहा है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। यहाँ पे आगमन विधि की जो विशेषता है वो बताना है जो कि व्याकरण शिक्षण में है। ठीक है, पहला है पहले नियम बताना। दूसरा है पहले नियम का विश्लेषण करना। तीसरा है पहले मनोरंजन गतिविधियाँ करना। और चौथा पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो जो निगमन विधि थी उसमें क्या था, पहले नियम बताना होता था, उसके बाद उदाहरण बताया जाता था। और जो आगमन विधि है उसमें क्या करते हैं, उसमें पहले उदाहरण बताते हैं उसके बाद फिर नियम बताते हैं। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना क्या होता है, आगमन विधि की विशेषता होती है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के अभिव्यक्त्यात्मक कौशल हैं, यानी कौन सा कौशल जो है भाषा का अभिव्यक्त्यात्मक कौशल माना जाता है। पहला सुनना और पढ़ना, दूसरा है सुनना और बोलना, तीसरा बोलना और लिखना, और चौथा है पढ़ना और लिखना। तो जिस भाषा का जो है यूज हम अभिव्यक्त यानी कि अभिव्यक्त कर सकें जिन चीज़ों को, वो होता है अभिव्यक्त्यात्मक कौशल। ठीक है, तो बोलना और लिखना जो होता है वो होता है अभिव्यक्त्यात्मक कौशल, यानी बोलकर बच्चा जो है या कोई भी बालक जो है वो बोलकर अभिव्यक्त कर सकता है अपने विचारों को, और साथ में लिख कर भी अभिव्यक्त कर सकता है। तो ये जो दो कौशल है वो बोलना और लिखना, ये अभिव्यक्त्यात्मक कौशल माने जाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। कौन सा ऐसा कौशल है जो कि जिससे आप सहमत हैं। ठीक है, पहला मैं एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये जो है एक तरह से आपका ये लाइन दिया हुआ है, इसको बताना कि कौन सा आपका सही है या फिर जो है जिससे आप सहमत हैं। ठीक है, पहला है कि मैं एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। दूसरा है कि ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। तीसरा कि ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। और चौथा कि ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो भाषा कौशल का जो मतलब होता है यही होता है कि जो भाषा कौशल होते हैं वो एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा और ये विचार जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में आकलन है, जो भाषा शिक्षण है उसमें आकलन क्या है। पहला केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा, ये बताता है भाषा शिक्षण का आकलन। या फिर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तीसरा कि पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। और चौथा मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है। ठीक है, तो भाषा शिक्षण जो होता है उसमें आकलन करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ठीक है, भाषा शिक्षण जो आकलन किया जाता है उसका यही होता है कि जो भाषा होता है वो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है शब्द पढ़वाना। दूसरा है प्रश्नों के उत्तर पूछना। तीसरा विभिन्न संदर्भों में बातचीत। और चौथा है सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो जो मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे
सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी एक कक्षा जो कि समावेशी कक्षा है उसमें भाषा शिक्षक को कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर अधिक ध्यान देना चाहिए। पहला है सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना। दूसरा है कि सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है कि सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना। और चौथा है कि विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन ये होगा कि जो है विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जो कि समावेशी कक्षा में एक भाषा शिक्षक को करना चाहिए। जहाँ पे जो है श्रव्य और दृश्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए वहाँ पे उसको करना चाहिए। ठीक है, विविध प्रकार की यानी जो भी दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ हैं उनका उपयोग करना चाहिए। इसका फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कोई भी भाषा है उसको सीखने में और सिखाने में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो बताना है। पहला है संचार माध्यम का प्रयोग। दूसरा अभिभावकों का साक्षर होना। तीसरा कि भाग या शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा होगा यहाँ पर। ठीक है, भाषा या शिक्षक का भाषा ज्ञान। और चौथा है कि भाषा का समृद्ध परिवेश। तो जो भाषा सीखने सिखाने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है भाषा का समृद्ध परिवेश। यानी कि एक समृद्ध एक अच्छा परिवेश होता है तब बच्चा जो है भाषा बहुत अच्छे तरीके से सीख पाता है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है हिंदी पेडागोजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये सब सारे क्वेश्चन आपको संस्कृत के भी पेडागोजी में आपको सेम टू सेम मिलेंगे, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा लैंग्वेज का। यहाँ पे आपका हिंदी में दिखेगा और वहाँ पे संस्कृत में रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको आई होप आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने उन दोस्तों को शेयर करिएगा जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और जिनका एग्ज़ाम होने वाला है 20 अगस्त को। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।